पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा चाहे गिरफ्तारी की संख्या हो लगभग 3,45,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है अब तक। जो शस्त्र की जब्ती हुई है 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 के करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेम का हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियाँ चल रही है। जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सज़ा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफ़ी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या शून्य हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई। क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफ़ी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाजे से लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराध कर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो एक नया प्रावधान आया है 107 बीएनएसएस के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहाँ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे पीएमएलए के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराध कर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है,
तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफ़ी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराधकर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से हुई है। गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ट्रायल के दौरान, उनकी संख्या पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया है और इससे हम आने वाले दिनों में सज़ा में भी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं और वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक यदि हम आजीवन कारावास की संख्या देखें तो 1100 से के लगभग हो चुकी है और अभी दिसंबर माह का यदि हम आंकड़ा ऐड करेंगे तो पिछले वर्ष से अधिक संख्या में आजीवन कारावास की सज़ा हम लोग अभियुक्तों को दिला पाएंगे। तो एक हमारा स्पीडी ट्रायल भी एक प्राथमिकता है। स्पीडी ट्रायल और अधिक गति से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए, उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे और स्पीडी ट्रायल में एक गति आएगी। आपने सुना कि हमारा जो ERSS है, डायल 112 है, उसमें 1833 वाहन अभी क्रियाशील हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा 14 मिनट है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपात की स्थिति नागरिकों के साथ पैदा होती है तो डायल 112 के माध्यम से हम 14 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो दंगा के कांडों में पड़ा है। 2013-14 के आसपास जो 13,000-14,000 दंगा के कांड होते थे, काफ़ी संख्या में लोग घायल होते थे, 30-40 हज़ार 50,000 लोग घायल होते थे। अब दंगा के कांडों की संख्या 1500 से 2000 के बीच में आ गई है। मतलब हमारी जो डायल 112 की टीम है वो सूचना मिलते ही 14 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब दो पक्ष भिड़े हुए रहते हैं, भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहाँ पे पहुँच करके और 99% मामलों में उसको रोक देती है। कुछ मामलों में भारी संख्या में जब लोग भिड़े रहते हैं तो वहाँ पे पुलिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो हल्की फुल्की चोटें भी आती है। वो चोटें उनको समझाने बुझाने और उसको कंटेन करने के सिलसिले में इनको लगती है। तो वह हमारे एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पुलिसिंग जॉब। तो आप देखेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से भी करीब करीब 9 से 10 हज़ार गंभीर जो दंगा में परिणत होता है, जो हत्या तक जिसकी परिणति हो सकती थी, उस प्रकार के कांडों को डायल 112 के माध्यम से हम निवारित कर पा रहे हैं। प्रतिदिन 7,000 से अधिक स्थलों पर पुलिस जा रही है और छोटे मोटे मामलों से लेकर के गंभीर मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रही है। कॉल्स तो बहुत अधिक आ रहे हैं लेकिन 7,000 में हमारी पुलिस वहां तक पहुंच पा रही है। इसी प्रकार आपने देखा कि 1930 हमारा साइबर कॉल सेंटर है, वहां भी हम जब से साइबर कॉल सेंटर खुला है तब से 26 लाख शिकायतों के बारे में हमारा कॉल सेंटर रिसीव किया है और उनको मार्गदर्शन दिया है, कार्रवाई की है। तो हमारा चाहे साइबर कॉल सेंटर हो, डायल 112 हो या लीकर कॉल सेंटर है, ये एक बहुत ही जनप्रिय प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति सूचना इन प्लेटफॉर्म्स पे देती है और पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। इसके पहले यदि आप देखेंगे तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई मारपीट की घटना होती थी तो लोग घायल होते थे, घायल होने के बाद थाना पे आते थे, थाना पर आने के बाद उनका इंजरी काटा जाता था, हॉस्पिटल भेजा जाता था और पुलिस आराम से आज नहीं तो कल काफ़ी लंबे समय के बाद घटनास्थल पर जाती थी। जो भी आपने ERSS के माध्यम से देखा कि 14 मिनट हो गया है। तो पुलिस की जो आधारभूत संरचना है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। CCTV सर्विलांस की व्यवस्था की जा रही है, थानों में कैमरे लगे हैं,
जो हमारे शहर हैं उसमें भी सीसीटीवी सर्विलांस की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही। 5 शहरों में भी स्थापित हो चुका है, पटना सहित अन्य शहरों में की जा रही है। तो पुलिस हर दृष्टिकोण से तत्परतापूर्वक जन सेवा प्रदान करने की दिशा में लगी हुई है। अपराध कर्मियों के विरुद्ध भी कारगर कार्रवाई की जा रही है। नशा का जो प्रचलन है वो काफ़ी इधर बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोहिबिशन एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेट लेवल पर गठित किया गया है। इसमें एसपी की पोस्टिंग कर दी गई है और एक वरीय पदाधिकारी, इसमें एडीजी रैंक के पदाधिकारी पोस्टेड हैं। नारकोटिक्स के क्षेत्र में प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, मीडिया में भी आता है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं। कल सरस मेला में मैं स्वयं गया था, वहाँ पे काफ़ी भारी जनसमूह था। नारकोटिक्स पे मैंने भी संबोधन किया था कल संध्या में। और ये नारकोटिक्स के क्षेत्र में तभी हम प्रभावकारी कार्रवाई कर पाएंगे जब इसमें पूरा जन सहयोग, जितने सारे एनजीओज़ हैं, हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जीविका दीदी को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने को सोच रहे हैं कि जीविका दीदी भी काफ़ी प्रभावकारी ढंग से, चूँकि इनका प्रेजेंस काफ़ी है, तो ये सभी दृष्टिकोण से, सभी दिशाओं से जब इस पे प्रहार होगा और जागरूकता फैलेगी, परिवार, समाज सभी जागृत होंगे, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जागृत होंगे, तभी इस दिशा में कारगर पहल की जा सकेगी। ये बड़ा चिंता का विषय है राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए, और युवा वर्ग इसकी ओर काफ़ी उन्मुख हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। साइबर अपराध में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है, इसके लिए एक साइबर वर्टिकल का गठन किया गया है। अभी आर्थिक अपराध इकाई में कार्यरत था, उसको पृथक रूप से हम लोग भवन की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में साइबर वर्टिकल हमारा एक काफ़ी कारगर ढंग से कार्य करना शुरू कर देगा। अभी हमारे हर जिले में साइबर थाने कार्यरत है, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसके थानाध्यक्ष हैं, और हम कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे प्रत्येक जिले में साइबर थाना कार्यरत है। तो हम उन राज्यों में से है जहाँ साइबर थाना 2023 से कार्यरत है। साइबर थाना की बिल्डिंग्स बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी साइबर क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो सभी बिंदुओं पर, जो पुलिसिंग के जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी बिंदु पर कारगर पहल की जा रही है। थाना का निर्माण आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में लगभग 80% जो हमारे पुराने थाने थे, कुछ थानों का अपना भवन नहीं था, जमीन नहीं था, एक युद्ध स्तर पर उन सभी के लिए भूमि की व्यवस्था की गई है, बिल्डिंग्स की व्यवस्था की गई है। अभी 177 भवन निर्माणाधीन है और 900 से अधिक भवनों का निर्माण हाल के वर्षों में, करीब 1-1.5 दशक में हुआ है। G+3 बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अभी पटना पुलिस लाइंस में एक 4 मंजिला भवन निर्मित हुआ था, जिसमें उद्घाटन हुआ है, डाइनिंग कम किचन सेंट्रलाइज्ड, जिसमें सभी पुलिसकर्मी सामूहिक रूप से डाइनिंग करेंगे। अलग अलग उनको खाना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसको हम लोग प्रत्येक पुलिस लाइंस में इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। तो कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। अभी इसी सप्ताह जो हमारे दिवंगत पुलिसकर्मी हैं, जो कर्तव्य के दौरान काल कवलित हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोगों ने पिछले साल एग्रीमेंट किया था, MOU साइन किया था, और जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको भी दिया जाता है पैसा, जो मृत्यु होती है उनको 2 करोड़ रुपया अभी एक दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को दिया गया, 1,70,00,000 रुपया दिया गया, और ये सरकारी जो राशि दी जा रही है उससे एडिशन में है, अतिरिक्त रूप से दी जा रही। तो जो भी परिवार अपने जो पुलिस के सदस्य की मृत्यु हो जाती है कर्तव्य पर रहते हुए, उसके बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो, तो इसके लिए हम लोगों ने बड़े ही कल्याणकारी योजना स्टार्ट किया है। तो कल्याण के क्षेत्र में भी हम लोग चाहे किचन सर, डाइनिंग की व्यवस्था हो, पुलिस थानों में बैरक्स, महिला बैरक्स की व्यवस्था की गई है। पुराने थानों में अलग से 20 कैपेसिटी, 10 कैपेसिटी, 5 कैपेसिटी का पुलिस बैरक महिलाओं के लिए निर्माणाधीन है, काफ़ी सारे निर्मित भी हो गए हैं। तो कल्याण के कार्यों को भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से संपादित किया जा रहा है, निधि की कमी नहीं है। डायल 112 के लिए भी हम लोग अलग से पृथक बिल्डिंग राजीव नगर में निर्मित करने जा रहे हैं, उसका टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गया है, डिज़ाइन वगैरह तैयार हो गया, अब उसके निर्माण की
दिशा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मूलतः हम यह कहना चाहेंगे कि पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अच्छी पुलिसिंग जनता को मिले, तो इसके लिए प्रयासरत है। छिटपुट घटनाएं होती हैं, घटनाओं के घटित होने के तुरंत पश्चात हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास रहता है, टारगेट हमारा है कि 24 से 36 घंटे 48 घंटे के अंदर गंभीर अपराधों का उद्भेदन हो जाए। कुछ अपराध जटिल रहते हैं जिसमें अपराध कर्मी काफ़ी दूर तक पलायन करने में कहीं कहीं सफल हो जाते हैं, तो उनको हम लोग अन्य राज्यों से भी गिरफ्तार करके लाए हैं। तो अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था रहे, इसके लिए पुलिस अहर्निश क्रियाशील है, कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।